मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो तारीख है वो है 19 सितंबर 2020 और ये जो है 9th क्लास की वर्कशीट है जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान के जो उपविषय है लोकतांत्रिक राजनीति का जो पार्ट था चुनावी राजनीति, इसके बारे में हमने पढ़ रहे थे। हमने इसमें चुनाव क्यों पढ़ा और भारत की चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ा। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, यानी कि अगर हम कहा जाए कि जो भारत है वहाँ पर जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक रूप से होते हैं, तो इसका कारण क्या है कि जो भारत के जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक रूप से कराए जाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बता ही दिया था कि जो चुनाव है इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है किसी काम के लिए जो बहुत सारे लोग होते हैं उनमें से एक या कुछ को प्रतिनिधित्व के रूप में चुनना, जो उन सभी लोगों का क्या करें, उन सभी लोगों की बात को रख सकें। ठीक है, और मैंने आपको लोकतांत्रिक का अर्थ भी बताया था। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, जिसमें जो जनता है शासन कौन करती है, जनता करती है। किसके लिए करती है, जो जनता के लिए करती है। और जो शासन है वो कौन करते हैं, वो भी जनता ही होती है। ठीक है, अगर हम देखें कि हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ी की खबरें सुनते हैं कि हम देखते हैं ना कि चुनाव में इस तरह की कोई आरोप लगाता है कि वोट में धांधली हुई है, यानी कि जो वोट है वो ठीक तरह से निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाई है ना। बहुत सारे लोग इस तरह की हम सारी खबरें हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। ठीक है, जैसे फर्जी नाम के वोट डाले गए, यानी कि क्या करते हैं, कोई लोग किसी दूसरे का वोटर आईडी ले जाते हैं और दूसरे का वोटर आईडी से वोट को डाल देते हैं, तो इसे बोलते हैं कि फर्जी नाम से वोट डाला गया। और कई पार्टी द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, यानी कि कई जो बड़ी पार्टियां होती हैं बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च करती है, किस लिए, ताकि जो लोग हैं वो लोगों की वोट को खरीद सकें। ठीक है, मतदान होता है, मतदान के दिन मतदाताओं का डराना या लाभ देना। क्या करते हैं, जो मतदान के दिन होता है, जो मतदाता होते हैं यानी कि जो वोट डालने जाते हैं मतदान में, यानी कि वोट और मतदाता जो वोट को देते हैं। ठीक है, मतदान के दिन जो होते हैं मतदाताओं को डराना और लोभ देना, यानी कि या तो डराएंगे कि हमें वोट देना, या पैसे देंगे कि हमें वोट दे देना। ठीक है, इस तरह के मामले आते हैं जो प्रश्न उठाते हैं इस बात पे कि भारत में चुनाव प्रणाली क्या लोकतांत्रिक है। ठीक है, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग। उस समय पर जो सरकार होती है, जो वहाँ पर शासन कर रही होती है, वो क्या करती है, यानी कि जो शासक दल होता है वो क्या करता है, सरकारी जो सुविधाएं उसे मिलती है उनका दुरुपयोग करता है, और जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनसे भी अपने काम करवाता है। ठीक है, क्योंकि उस समय तक वो क्या होता है, अभी सत्ता में होता है। ठीक है, इस तरह की हमें खबरें सुनने को मिलती हैं। ठीक है, जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं कि जो चुनाव है उसमें वो इस तरह से हुए, ऐसी ऐसी घटनाएं उसमें घटित हुई, तो हमें बहुत दुख महसूस होता है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि गड़बड़ी इतनी बड़ी हो कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए, यानी कि गड़बड़ी इतनी भी बड़ी नहीं होती कि जो चुनाव करवाए जा रहे हैं वो जिसलिए चुनाव करवाए जा रहे हैं, जो उद्देश्य है चुनाव का वो खत्म हो जाए। यानी कि चुनावों में जो धांधली थोड़ी बहुत होती भी है तो वो चुनाव के जो परिणाम है उन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, अब सोचने की बात है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ धांधली के सहारे जीत सकती है। देखो, भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। ठीक है, अगर भारत समक्ष देखें तो जो भारत है वो क्या है, एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। उसमें क्या है, क्या कोई पार्टी जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनाव धांधलियों के सहारे जीतकर सत्ता में आ सकती है, यानी कि जो धांधलियां होती हैं, थोड़े बहुत लोगों को डराया धमकाया जाता है, अधिकारियों को अपने पक्ष में किया जाता है। ठीक है, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया जाता है, मतदाताओं को डराया जाता है, लोभ दिया जाता है, तो इसके सहारे ही क्या जो कोई भी पार्टी है वो चुनाव जीत सकती है, तो इसका अर्थ होगा नहीं। ठीक है, स्वतंत्र चुनाव आयोग, देखिए एक चुनाव को कराने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है जिसका नाम है स्वतंत्र चुनाव आयोग, यानी कि जो चुनाव आयोग है जो चुनाव को कराता है, जो चुनाव से संबंधित सभी प्रकार के आंकड़े को एकत्रित करता है या चुनाव से संबंधित सभी कार्य को करता है, तो वो किसके द्वारा कराया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय चुनाव आयोग, एक होता है राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, जो राज्य स्तर पर कराता है वो राज्य चुनाव आयोग, जो राष्ट्रीय के स्तर पर कराता है वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, यानी कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य निर्वाचन आयोग है उसकी नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव
के लिए, यानी कि ताकि चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, इसे न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त है, जैसे कि न्यायालय के जो वो होते हैं ना न्यायाधीश, उन्हें जो अधिकार प्राप्त होते हैं ताकि वो उनकी स्वतंत्रता समानता बनी रहे, ताकि वो निष्पक्ष रूप से फैसले ले सकें, इन्हें उसी तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि इनके कार्य में किसी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है, पूरी तरह से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं, यानी कि पार्टी से भी ये स्वतंत्र रहते हैं। ठीक है, किसी भी पार्टी का ये समर्थन नहीं करते। इनके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करना, यानी कि चुनाव कब कब कराए जाएंगे, कहाँ कहाँ पे कराए जाएंगे, किस तरह से कराए जाएंगे, चुनाव के नतीजे आने तक पूरी प्रक्रिया होती है, यानी कि चुनाव की सूचना जारी जब हो जाती है कि चुनाव कराने स्टार्ट हो रहे हैं, तब से लेकर चुनाव के जो नतीजे आते हैं तब के तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत आती है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, यानी कि आदर्श चुनाव संहिता क्या होती है, चुनाव होने से कुछ समय पहले ही आदर्श चुनाव संहिता लागू की जाती है, जिससे कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, इसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को भी सजा दी जाती है। ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकते हैं, यानी कि जो सरकार जो काम करती है, जो उनकी मशीनरी होती है, उसका किसी तरह का कोई दुरुपयोग ना हो सके, इसका जो ये पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि चुनावों में, यानी कि जो चुनाव है वो क्या है, पूरी तरह से लोकतंत्र में जो है निष्पक्ष रूप से कराए जाते हैं। जिसके चुनाव कराए जाते हैं वो पूरी तरह से लोकतंत्र के पक्ष में होते हैं, किसी प्रकार का कोई भी जो पक्षपात है या फिर कोई भी जो भेदभाव है वो नहीं किया जाता। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत में लोगों की भागीदारी, यानी कि जो चुनाव उसमें लोगों की भागीदारी किस तरह की है, यानी कि लोग जो है चुनावों में पार्टिसिपेट किस तरह से करते हैं। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या के साथ साथ जो लोगों की साक्षरता दर बढ़ी है, लोगों के अंतर्गत जागरूकता आई है कि चुनाव जो है जनता के लिए कितने आवश्यक हैं और इसके द्वारा हम किसी भी सरकार का तख्तापलट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इस बात की लोगों के बारे में जानकारी आई है, वैसे वैसे क्या है, चुनाव में जो है लोगों की भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, चुनाव में लोगों का भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया, यानी कि जो मतदान की योग्यता रखते हैं, यानी कि जो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, उन 18 साल के ऊपर के व्यक्तियों ने कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया है। अगर कि चुनाव की प्रक्रिया जो होती है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। लेकिन देखा गया है कि जो भारत है, भारत में क्या है, जो चुनाव में भागीदारी के प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, साल दर साल चुनावों से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर हम आगे देखें कि चुनावी जो नतीजे हैं उनको स्वीकारना, जो चुनाव के जो नतीजे आते हैं उन्हें जो स्वीकारना होता है, तो जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का जो पैमाना है वह यह निर्धारित भी करता है कि अगर जो विपक्षी पार्टी होती है वो क्या करती है, जो चुनाव होते हैं उन्हें अगर स्वीकार कर लेती है तो ये माना जाता है कि जो चुनाव के परिणाम होते हैं उन्हें स्वीकार कर लेती है तो ये माना जाता है कि जो चुनाव है पूरी तरह से निष्पक्ष हुए हैं। ठीक है, अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमारी जो ताकतवर पार्टी शासक बनी रह सकती थी, पर अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो जो हमारी ताकतवर पार्टी है शासक बनी रह सकती थी, यानी कि ऐसा हो सकता था कि जो एक ही पार्टी है वही लगातार बार बार जो थी जीतती रहती। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो भारत है उसमें कभी एक पार्टी जीतती है, अगर वो अच्छी तरह से काम नहीं करती है तो उसकी पार्टी को हटा दिया जाता है और उसके बाद जो 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं उसमें दूसरी पार्टी जीतती है। यानी कि जब जो जिस तरह का काम करती है, लोग जिस तरह से उसे पसंद करते हैं और नापसंद करते हैं, उसी तरह से उसे वोट मिलते हैं। ठीक है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ अपवाद तो है कि इसमें क्या हुआ है, जो चुनावों के नतीजे आए हैं वो सही प्रकार से नहीं आए हैं। ठीक है, ऐसा बात तो है कुछ कि जो विपक्षी पार्टी है वो कहती है कि जो चुनाव है उसके जो नतीजे हैं वो ठीक तरह से नहीं आए, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर जो अक्सर हारी हुई पार्टी है वो भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। यानी कि जनादेश मतलब जनता का आदेश, यानी कि यही जनता की मर्जी थी और जनता यही चाहती थी, इसलिए वो जो था वो स्वीकार कर लेती है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां, यानी कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं। अगर हम चुनौतियां देखें कि जो स्वतंत्र चुनाव कराने में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट है कि अक्सर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प न होना, यानी कि ऐसा होता है, अधिकांश ऐसा देखा गया है कि जो 2 पार्टियां होती हैं या 2 से अधिक जो पार्टियां होती हैं वो अधिकतर सभी पार्टियां क्या होती हैं, लोगों को
ज़्यादा पसंद नहीं होती, यानी कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं होती जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। यानी कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फिर अपने मन को मारकर किसी को भी वोट डाल देते हैं। ठीक है। अगर दूसरा देखें, चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग, यानी कि चुनाव में क्या होता है, जो पार्टियां होती हैं वो आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग करती हैं, यानी कि जितना धन का प्रयोग करना चाहिए उससे ज़्यादा धन का प्रयोग करती हैं। और चुनावों में आवश्यकता से अधिक धन, यानी कि जो पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को जिताने के लिए वो क्या करती हैं, अधिक से अधिक धन का खर्च करती हैं ताकि वोट को पाने के लिए, यानी कि पैसा लगाया जाता है वोट को अपनी तरफ करने के लिए। ठीक है, ऐसा माना जाता है। ये चुनौती है कि जो चुनावी पार्टियां होती हैं, जिसके कारण एक इसकी वजह ये भी होती है कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो चुनाव में खड़ा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता जो वो चुनाव में खर्च कर पाए। ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, यानी कि जो चुनाव में खड़े होते हैं उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो अपराध होता है वो उसमें भागीदार होती है, यानी कोई ना कोई उन्होंने अपराध किया होता है, कोई ना कोई केस चल रहा होता है उनके ऊपर, और इस तरह के नेताओं को जो उम्मीदवार है वो बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी कि लोग अधिकांश क्या करते हैं, लोग अधिकांश डर से भी उन्हें वोट दे देते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, अगर और देखें तो वो दूसरा है कि टिकट बांटने में रिश्तेदारी निभाना, यानी कि जो पार्टी होती है जो टिकट देती है वो एमएलए एमपीज को, तो वो क्या करती है, जो अपने भाई भतीजे होते हैं उन्हें सबसे पहले प्रथम वरीयता दी जाती है, और उसके बाद जो है अनजान या जो सही व्यक्ति है उसे वरीयता दी जाती है। ठीक है। अगर हम अगला पॉइंट देखें तो बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि जो छोटी पार्टियां होती हैं उनके पास इतने संसाधन नहीं होते, उनके प्रचार प्रसार के लिए उनके पास इतने माध्यम नहीं होते जो वो क्या करें, वो अपनी जो पार्टी है उसके लिए प्रचार प्रसार कर सकें। ठीक है। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें, देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न दिखे गए हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं लिखे। तो मैंने बता ही दिया कि चुनाव की सूचना जारी करने से लेकर जो उसके मतदान की घोषणा है उस तक कराने से लेकर सभी कार्य जो हैं वो क्या करता है, वो चुनाव आयोग कराता है, यानी कि पहचान पत्र, चुनाव सूची जारी करना, उम्मीदवारों को टिकट देना और पहचान पत्र की सूची बनाना। ठीक है। इस तरह के कार्य जो हैं वो स्वतंत्र चुनाव आयोग कराता है, और ये भी देखता है कि कोई भी पार्टी किसी तरह की धांधली ना कर सके। ठीक है। और जो चुनाव है वो निष्पक्ष रूप से कराए जाए, आचार संहिता को लागू करता है। ठीक है। अगर हम प्रश्न 2 देखें तो प्रश्न 2 है कि अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए उपाय बताओ, कि किस तरह से चुनाव में जो होने वाली गड़बड़ी है वो रोकी जा सकती है। सबसे पहला है कि जनता को जागरूक होना चाहिए, उसे ये देखना चाहिए कि जो नेता है वो कैसा है, यानी कि अगर अच्छा नेता है तो उसे ही वोट देना चाहिए, चाहे उसे वोट देने के लिए कोई मना किसी भी तरह की उन्हें लाभ दे या फिर प्रलोभन दे या फिर डराए धमकाए, उसके डराने धमकाने और लाभ के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, बल्कि जो अपनी समझ के अनुसार हर नागरिक को वोट करना चाहिए। अगर देखें तो मीडिया सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है जो चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोक सकती है। ठीक है। अगर प्रश्न देखें तो प्रश्न 3 देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, अगर चुनाव में लोगों की भागीदारी नहीं होगी तो चुनाव कराने का कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि जो चुनाव है वो कुछ लोगों तक ही सीमित हो जाएंगे और उन्हीं के अनुसार जो शासन व्यवस्था है वो चलेगी। इसीलिए चुनाव जो है हर व्यक्ति को छोटे से लेकर मध्य वर्ग लेकर छोटा, निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग तीनों ही को ही अधिक से अधिक वोट डालने चाहिए। ठीक है। आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने क्या चुनौतियां? देखिए, हमने पढ़ा है कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है उनके सामने जो चुनौतियां हैं क्या है, अक्सर चुनावों में कोई विकल्प नहीं होता। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे और निर्दलीय दलों के उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में चुनौती, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना, टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। ठीक है। तो देखिए 4 क्वेश्चन थे, और हमने आज इस वीडियो में ये जो वर्कशीट 33 इसमें हमने चुनावी राजनीति में भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं इसके बारे में पढ़ा, और इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।